Hello, people. Ajit this side. How are you all? Hope you all are doing well. So, in this video, we will be going to discuss about the observing nature, like what nature we should have while preparing for civil service examination, especially for pre, and it will help in mains also and interview also. ठीक है. And then we will solve civil services 2020 prelims like a layman, and we will apply some techniques which I have discussed in my previous videos. If you are new to this channel, please subscribe and see the previous videos also, so that you can analyze the questions very well. Okay, so let us start, and this is my brief introduction. You can see by pausing the video. Now let us come to the point. So observing nature, ये कैसे ऑब्जर्विंग जो नेचर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए. अब इसमें ना सबका अपना अपना है, बिकॉज जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सारे नॉलेजेबल पर्सन हैं. इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंट पीपल हैं. सो उनका डिफरेंट डिफरेंट आउटलुक होगा चीज़ों को देखने का. सो यूपीएससी जो मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस किया है, जो विजिलेंट लोग होते हैं, जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे अपना दिमाग को लगाते हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है प्री को निकालना. इवन मेंस में भी वो कनेक्ट कर पाते हैं. सो ऑब्जर्विंग नेचर प्लस में इंटरकनेक्शन. ठीक है, ये इंटरकनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जर्विंग नेचर इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सी एक थ्योरी हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड. ठीक है, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है. यू जस्ट हैव टू you just have to analyze this connection, and you have to connect this connection. Everything, polity is connected to history, history is connected to geography, geography is connected to even polity, science is connected to all of this. ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, योर एग्जामिनेशन इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. ओके, सो यू हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन दीज थिंग्स. ये आपका ही काम है. ठीक है, कनेक्शन जितना अच्छा आप बना दोगे चीज़ों के बीच में, उतना ही अच्छा आपकी कॉमन सेंस जो रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स के लिए वो अच्छी होगी. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डेवलप होगा टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और इवन एनी एग्जामिनेशन इन लाइफ. ठीक है, तो इस चीज़ पे करना है. और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ओवरनाइट आ जाएगी, इसको आपको धीरे धीरे इनकलकेट करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, टाइम के साथ. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ऑब्जर्विंग नेचर के. लाइक आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, क्या पता ना भी पता हो. छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने एक मैप बनाया था, तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ, तो उससे मेरे को एक आइडिया आया कि लाइक कितने पीपल जानते हैं कि जैसे दिस इज़ अफ्रीका. सी, दिस इज़ अफ्रीका. ओके, ओके, सो दिस रीजन इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अब सब इसको याद रखते हैं यार, इस पे 3-4 कंट्रीज़ हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया होगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपका विजिलेंट नेचर कितना आपको चेक करना है. तो कितने में आप में से कितने लोगों ने इसको जाना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों बोलते हैं. कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया, सर्च किया, या खुद से सोचा या इमेजिन किया है. आपके जो रूम है उसके अंदर लगा होगा, वर्ल्ड का मैप लगा रहता है, तो उसमें आपने इमेजिन कितना किया है. तो आप चेक कर सकते हो इस चीज़ से. सी, मैं अपने फ्रेंड से जो भी पूछता हूँ, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज पता नहीं, सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो अगर इसको देखना है, इसके अंदर क्या है, जस्ट फॉर नॉलेज, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये इसलिए है बिकॉज जब आप इसको मैप को देखते हो, अफ्रीका के मैप को, यू कैन इमेजिन कि ये जो ये एक स्कल है, ये एक स्कल है, स्कल का साइड व्यू. ठीक है, ये स्कल का साइड व्यू है, और इस स्कल में साइड व्यू में जैसे ये नोज़ है, यहाँ पे माउथ है, इसके यहाँ पे मडागास्कर है. ठीक है, और ये इसका जो चिन एरिया है, और ये साइड में जैसे ईयर वाला टाइप होता है ना, यहाँ पे साइड है, और ये पीछे जो इसकी स्कल गई हुई है, स्कल. तो अफ्रीका की जो मैप है वो स्कल जैसा है, और स्कल का यहाँ पे ऐसे करके ये जो है ये हॉर्न की तरह दिखता है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं. ठीक है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है
जो बहुत माइन्यूट है बट आपको दूसरों से अलग बना सकती है ना चीज़ों को सोचने में। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। ओके। सेकंड, अब मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप मैप बना रहे हो, जैसे इंडिया का मैप बना रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरे पास पेन ढंग से नहीं है बट आपने देखा होगा यहाँ पे जो तमिलनाडु है वो ऐसे होता है इसका, ठीक है। सो तमिलनाडु है ये भी एक फेस की तरह है, साइड व्यू। आपको यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसको, जो फोरहेड है वहाँ पे चेन्नई होगा, आईज़ है यहाँ पे कुछ होगा, ये नोज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक माउथ हल्का सा निकलता है और ये चीन होती है, ठीक है, यहाँ पे अपना श्रीलंका है जो माउथ के बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो है ये आपको दिखना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज देखो इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो इसका कोई रिलेशन नहीं है सिविल सर्विस पुलिस से, बट ये आपका ऑब्जर्विंग नेचर है, कैसा है आपको चेक करने में हेल्प कर सकता है कि आपने सोचा। आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो कि किस किस ने ये सब चीज़ें सोची हुई है, ठीक है। आप पूछ भी सकते हो किसी से अगर आपको अभी पहली बार पता चला हो, ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट लोग इस चैनल को देखेंगे बाद में, सो डिफरेंट डिफरेंट एनालाइजिंग पावर होती है, तो सबकी अच्छी होती है, किसी की मैप्स में होती है, किसी की लाइफ के अंदर होती है, तो सब कुछ अच्छा है। तो अब ये सेकंड एग्जांपल हो गया। जो थर्ड एग्जांपल है, लाइक सन। कभी आपने देखा हो, जैसे आप अभी इंडिया में रहते हो, इंडिया में जैसे ये होराइज़न है अपना, ठीक है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब ईस्ट से सन निकला और ऐसे अपने ओवरहेड से चला गया, यहाँ पे छुप गया, ठीक है। तो हम नॉर्मली देखते हैं, तो किसी ने ऑब्जर्व किया हो टाइम के साथ कि ये शिफ्ट होता है, ये सर्दियों में अपना यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और गर्मियों में अपने यहाँ पे आ जाएगा। और बिल्कुल अपने जब आप घर से देखते हो पूरे साल को सन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये शिफ्टिंग नज़र आएगी, ठीक है। ये चीज़ तो आपने कितने लोगों ने इमेजिन किया है कि जब ये अ, हम अगर साउथ मतलब साउथ हेमिस्फेयर में है तो ये किस साइड दिखेगा, ये आपको जैसे अभी दिखता है ना, आपके नॉर्थ में दिखता है, आपका हाउस है नॉर्थ की साउथ की तरफ दिखता है ये, अगर आपका फेसिंग जो नॉर्थ है यहाँ पे, अगर मान लो साउथ है यहाँ पे, नॉर्थ है आपका हाउस है, तो ये नॉर्थ की तरफ दिखता है और मैक्सिमम ये आपके ऊपर आएगा अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, मैक्सिमम आपके ऊपर आएगा, ठीक है। ज़्यादा साउथ में नहीं होगा, जब आप ऑस्ट्रेलिया में होगे तो ये साउथ की तरफ होगा, मैक्सिमम हल्का सा नॉर्थ में आएगा नीचे की तरफ। अगर अगर आप और भी ऊपर जाओगे, जो अपना क्या नाम है पोलर रीजन है, फॉर एग्जांपल जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे, अगर आप ये लंदन यूके में है, तो होता क्या है, वो होराइज़न है ना, होराइज़न ऐसे, तो जो यहाँ पे सर्दियों में दिखता है ना नॉर्थ इंडिया में, उसके भी नीचे की तरफ उनका नॉर्मली रहता है जो सन आता है, ठीक है, उसके भी नीचे आपका सन रहता है, जैसे ऐसे करके होराइज़न अपना, तो वो यहीं से ही यहाँ कहीं ईस्ट से जाएगा और बिल्कुल एंगल पे रहेगा, इसलिए वहाँ पे सर्दी या फिर टेम्परेचर कम रहता है जो हमारा यहाँ पे सर्दियों में रहता है। और अगर आप और मूव करोगे ऊपर, कहाँ पे, पोलर रीजन में यहाँ पे, तो यहाँ पे किसने इमेजिन किया कि कैसे सन होगा, जो हम बोल देते हैं तो टिल्टिंग है यहाँ पे, फिर जो 6 जो मंथ होती है वो सन होता है, मतलब डे होता है, 6 मंथ जो होते हैं नाइट होती है, कैसे हो सकती है वो। सी इसमें इमेजिनेशन अगर आप करोगे तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे पोलर रीजन में हो तो जो आपको आपका जो सन को देखने का नज़रिया है वो ऐसा नहीं होगा कि आपका कहीं से वो निकल रहा है और कहीं पे वो छुप रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, वो पूरे दिन में अगर सन दिन चल रहा है तो जो होराइज़न है ना पूरे अपना, तो वो क्या करता है, आप जैसे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा ऐसे आपके चारों तरफ घूम जाएगा सन, और ये 6 महीने तक ऐसे करता रहता है, बिल्कुल होराइज़न के पास में होता है, इसलिए बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जो रेडिएशंस है वो बिल्कुल एंगल पे रहती है, 0 डिग्री लगा लो उस चीज़ को, लगभग 0 या थोड़ा सा 10 डिग्री पे, तो यहाँ पे ठंड बहुत रहती है, आइस रहता है, ठीक है। बट यहाँ का ये डे है और 6 मंथ तक रहता है, और 6 मंथ में भी ऐसा नहीं कि एक जैसे जस्ट स्टार्ट हुआ डे तो 1 मंथ में क्या हो गया, हल्का सा ऊपर निकलेगा, जो थर्ड मंथ है वो सबसे अपनी टॉप पे पहुँचेगा, फिर अगले 6 मंथ तक वो नीचे जाएगा, 6th मंथ को, फिर जब 7th होएगा वो नीचे चला जाएगा होराइजन से। बट जो वहाँ पे नाइट होती है ना, नाइट वो एक ट्वाइलाइट की तरह रहेगी, ठीक है, वहाँ दिन सा रहेगा बट सन नहीं दिखेगा आपको। 2 मंथ तक ऐसे रहेगा, जो थर्ड मंथ होगा बिल्कुल नाइट हो जाएगी, बिकॉज वो इतना नीचे चला जाएगा नीचे कि आपको दिखा नहीं, उस टाइम पे वो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे हो रहा होगा नीचे, समझ रहे हो, जब आप देखते हो कि शिफ्ट होती चीज़ें। तो ये इमेजिनेशन करना, ये ऑब्जर्विंग नेचर में आता है, इसको कितनों ने सर्च किया है कि कैसा होता होगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, और भी चीज़ें हैं, क्यूरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरोसिटी।
आप कुछ पढ़ते हो, मैंने जैसे मस्ट डियर का बताया था, मस्ट डियर पढ़ा, आपने सर्च किया क्या है, मस्क क्यों बोलते हैं, एलिफेंट पढ़ा, क्या है ये, मतलब डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को, वेल एंड गुड। जो अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है, उसके जो ईयर है वो बड़े होते हैं। जो इंडियन एलिफेंट है, उसके जो ईयर है वो छोटे होते हैं। उसका भी रीज़न है, ये बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होता है, ये छोटा होता है। और अपना जो एलिफेंट है उसमें बीच में से ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, ये एलिफेंट हो गया अपना, बीच में से ऐसे रहता है। वो क्या होता है, वो ऐसे होता है अफ्रीका का, यूँ करके नीचे की तरफ जाता है ऐसे। एक बेसिक डिफरेंस है। आप देखोगे अफ्रीका में ज़्यादातर जो सेम, अगर मान लो अफ्रीका में लायन है, इंडिया में लायन है, तो अफ्रीकन लायन बड़ा होगा, अफ्रीकन एलिफेंट बड़ा है, ठीक है। जो चीता होता है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट कौन सा चीता था, एशियन चीता था, ठीक है। लेकिन एशियन चीता अभी भी है, कहाँ पे, ईरान में है। ऑब्जर्विंग नेचर होना चाहिए इसका, इसके और अफ्रीकन चीता में क्या डिफरेंस है, क्या सेम थे, क्या इंट्रोड्यूस करने में कैसा रहेगा। और ज़्यादातर देखोगे यूपीएससी ऐसे ही करता है। क्रोकोडाइल और घड़ियाल में क्या डिफरेंस है, लोगों को सेम ही लगती है चीज़ें, नहीं डिफरेंस है। घड़ियाल जो है उसमें रहता है, क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि घड़ियाल जो है फ्रेश वाटर में रहता है, आप यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन ठीक कर चुके होते, या 17 जब भी आया था वो। जस्ट छोटी छोटी चीज़ें आप सर्च करोगे, थीम के बेसिस पे भी सर्च करोगे, और आप जनरल लाइफ में भी सर्च करोगे, चीज़ें वही आ जाती है। आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है, मतलब आपका सब क्वेश्चन गाइड करवा रहा है, क्या करवा रहा है, आपके वही चीज़ें कैसे आ रही है पेपर के अंदर, ठीक है। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा हो कि होम हाउस लोन जो है वो क्या नाम है, बहुत बड़े पीरियड के लिए आती हैं चीज़ें, तो वैसा सा क्वेश्चन आपको दिख गया, सिविल सर्विस आपको 2 नंबर दे गया उस चीज़ में, ठीक है। इस चीज़ में डेवलप करो इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें अगली वीडियो में भी मैं कुछ कुछ ला दूंगा। एक और क्यूरियोसिटी का पॉइंट है, जस्ट एकदम से आया, किस किस ने देखा है जो बोतल होती है उसके ऊपर ऐसा निशान होता है 1 2, इसका मीनिंग क्या है, फूड ग्रेड कौन सा होता है, ठीक है, कितने तक होता है, 7 तक होता है, ये किस किस ने देखा है। जो ऑल आउट है उसके पीछे, उसके अंदर जो ऑल आउट है उसके अंदर कौन सा वाला केमिकल होता है जिससे वो रेपलेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पॉइजनस जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर जो ये सिंबल होते हैं, जैसे येलो होता है, पर्पल होता है, उसके डिफरेंस कितना डिग्री में जलता है, करता है ये चीज़ों का, ठीक है। जो हमारा जैसे पैकेट है, फूड पैकेट है, उसके अंदर जो सर्किल होता है ग्रीन रेड, किसका क्या शो करता है। क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन क्वेश्चन आने से पहले आपने कितनों ने सोचा है, क्वेश्चन आने से पहले कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कंपलसरी है लिखना, या फिर उसकी कैलोरीज कंपलसरी लिखना। आपको पैकेट्स में दिखता है ना, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या होता है कि ये इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना था। अगर आपने इंग्रेडिएंट नहीं बताया, कैलोरी कैलोरी बता दी, तो ये ब्लंडर हो जाएगा ना। तो आपको चूज़ करना था इन दोनों में से। तो अगर आप ये चूज़ करते हो कि इंग्रेडिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, ना कि कैलोरी से, होते दोनों ही हैं बट ये मैंडेटरी नहीं है कैलोरी, तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्विंग नेचर से आएगी। एक और क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मतलब अगर आप जैसे एक बर्ड का क्वेश्चन आया था, ट्रैक्टर के पीछे आप देखोगे एक प्लोइंग एरिया में एक बर्ड रहती है, ठीक है, वो कुछ कुछ करते रहते हैं। तो अब अगर आप ऑब्जर्विंग नेचर, आप किसी भी खेत में एक बार भी देखा है, गए हो, तो आपको पता चल जाएगा वो मैना होती है, ठीक है। और उसकी जो डिस्क्राइब उसने किया है वही चीज़ है। तो ये चीज़ों को आपको रखना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो और ऊपर से साथ में जो मैंने बताया वैसे, और थीम एनालाइज करके आपको क्लियर करना है। बिकॉज यूपीएससी जो है वो चीज़ों को चेंज कर रही है, वो कोचिंग से दूर जा रही है। कोचिंग से दूर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोचिंग ना करो, गाइडेंस ना लो यार, अच्छी बात है। बट दूर जाने में क्या होता है कि जो नॉर्मली आपके बुक्स में नहीं होता, तो वो कहाँ होता है, नेचर में होता है, आपके घर में होता है, आपके आसपास होता है। उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। तो इस ज्ञान को अभी क्या करते हैं, इस ज्ञान को थोड़ा सा बंद करके हम रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ 23rd तक कर लिया था, तो अब आगे करते हैं 24th को। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जैसे आपने ये नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको देखोगे तो ये 3 ऑप्शन जो हैं इसमें मिनिमम है, तो मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करोगे आप, इसको लास्ट में जाओगे, फिर देखते हो फिलोसफी क्या है इसकी, यार ये बायोफ्यूल वगैरह है, तो साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ओके, तो आप जा सकते हो मैक्सिमम की तरफ। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इसने बोला, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कसावा। अगर आपने देखा है कि
2018 का पेपर सॉल्व किया, तो आपको कसावा एटलीस्ट पढ़ा सुन लिया होगा, बिकॉज कसावा जो है एमएसपी में आया था, कुछ ऐसा कुछ था, सुना हुआ था ये चीज़, ऐसा नहीं है। और अगर आप बायोफ्यूल पढ़ते हो तो इसको देख लेते हो, पढ़ लेते हो कि कसावा से बन सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, हाँ छोटा सा टिक मार दिया, लेमन हो ना, छोटा सा टिक मार दिया। फिर उसके बाद डैमेज वीगेंट, ओके ये होना चाहिए यार, ये होना चाहिए, डैमेज है ना, तो उसको अगर नेचर में फेंकने से बेटर है उसका बायोफ्यूल बना लो। तो कैन भी बोला ना, कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल बोला है, तो ये हो सकता है, तो टू हो सकता है, तो ये गया, और वन भी हो सकता है, तो ये गया। तो अब इनमें से आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ग्राउंड सीड का पता नहीं, और हॉर्स का पता नहीं, अभी सुनो मतलब अभी तक हम सोच रहे हैं। फिर उसके बाद रोटन पोटैटोस हो सकता है यार, जो पोटैटोज होते हैं रोटन अगर हो रहे हैं उसका बायोफ्यूल बना रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कैन भी है ना। और ऊपर से स्टार्च जो है, स्टार्च से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको पता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है, बचपन में कभी आपने आयोडीन टेस्ट किया होगा, पोटैटो पे ही करते हो ना। तो ये तो है ही, फिफ्थ है, तो ये दोनों में अभी चल ही रहे हो आप। और शुगर बीट भी है क्योंकि शुगर से बनता है ये बायोफ्यूल। तो अब ये और ये बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है। आपको अब डिसाइड करना था कि ये जो तो 3 एंड 4 है ना, ये हैं या नहीं, ठीक है। ग्राउंड नट सीड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा सा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और आपने सुना है कि ऑयल से बनता है बायोफ्यूल, बनता है, इससे ऑयल भी निकलता है ग्राउंड नट से। तो ये हो सकता है सी। इन द एग्जामिनेशन मैंने इसको डी लगाया बिकॉज ये हो सकता है। आप अगर जानते हो इस चीज़ को, ग्राउंड नट सीड से बायोफ्यूल बनता है, हॉर्स ग्राम से भी बनता है, लेकिन हुआ क्या, ये इंस्टीट्यूट्स ने इसको गलत माना हुआ है। और इसके पीछे रीज़न ये दिया, जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे ये दोनों नहीं लिखे, बाकी सब लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है, अभी यूपीएससी की आई नहीं है, वहाँ पे क्या लिखा है, ये सब लिखने के बाद वहाँ पे लिखा है ETC एक्सेट्रा। एक लिबरल टर्म है, प्लस में यहाँ कैन भी है, एक्सेट्रा लिख दिया उन्होंने, लिखा डैमेज व्हीट ग्रेन्स दिस एक्सेट्रा। उसके बाद लिखा है कि जो सम फूड कंटेनिंग दिस एक्सेट्रा। तो इस एक्सेट्रा और एक कैन बी के साथ ये दोनों आ सकते हैं। तो मैंने तो डी लगाया था इसमें पेपर में, जो लॉजिक लगा है, बट इसका आंसर जो दे रखा है कौन सी इंस्टीट्यूट ने, कुछ ने या मैक्सिमम ने ए दिया है, तो मैंने इसको गलत माना है। गलत मानना बेटर है, प्लस हुआ तो ठीक है ना, और बाद में क्लियर भी हुआ तो उसका मैटर नहीं करता, बट इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से डी आया था, और मैं अभी भी इसको वैसे तो दिया उन्होंने ए, बट मेरे को डी के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। आगे नेक्स्ट ईयर पता चलेगा क्या है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है, आपको इसमें से बेस्ट स्टेटमेंट देखनी थी। तो उसमें क्या है, इन्होंने डेफिनेशन दे, इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, इसके बाद क्या इसको पूरा कर रहा है, ठीक है। ऐसे में ना क्या होता है कि आपको एब्सर्ड स्टेटमेंट को पहले क्रॉस करना पड़ेगा। आपने देखा, इसको भी पढ़ा, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिव ईयर, ठीक है, लग रही है, हो सकती है, क्योंकि आप जरूरी नहीं ना इसको रट के जाओगे। सोशल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत जनरल टर्म लग रही है मुझे ये, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक तो है फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ बोला सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ऊपर से जब आप कॉस्ट का पढ़ते हो, एक और चीज़, आप प्रीवियस ईयर से एक कंसेप्ट को तो पढ़े जा रहे हो, सोशल कैपिटल, ठीक है। सोशल कैपिटल, जब ये कैपिटल चीज़ आती है सोशल के बाद, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सोशल के बाद कॉस्ट का आ रहा है ना, इसका मीनिंग ऐसा नहीं रहेगा कि किसी चीज़ की कॉस्ट है, ये किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ की कॉस्ट है, ऐसा नहीं रहेगा इसका जो सेंस रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी कॉमन सेंस इसके साथ जा रही है, तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट जो बी ऑप्शन है, इसके अंदर सीधा दे रखा है कि ये फ्यूल की कॉस्ट है। नहीं यार, नहीं हो सकता ऐसा, तो ये कटो। उसके बाद एफर्ट, उसके बाद जो सी ऑप्शन है, एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ प्लेस। तो अब क्या होता है इसमें, एफर्ट्स के, ठीक है, ये पता है क्या है, इसके साथ जाने के लिए इसने ये डाल दिया, ये बना दिया गया है। प्रिपरेशन के टाइम में आप भी खुद भी क्वेश्चन बनाते हो फ्रेंड से पूछने के लिए, तो ऐसे से डालते हो जिसमें आपको डायरेक्ट लगे कि कहीं पे कॉस्ट का दे दिया, कॉस्ट में आपको लगे कि फ्यूल का दे दिया, तो ये ऑप्शन आपने एब्सर्डली बनाया है इस चीज़ को।
फिर उसके बाद देखते हैं कि सोशल कोस्ट को ना के कि सोशल में क्या चल रहा है। क्लाइमेट रिफ्यूजी हम मेंस में पढ़ते हैं कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके लिए कुछ कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए बट नहीं है वर्ल्ड लेवल पे। तो इन्होंने क्या दिया, एफर्ट्स पुट इन बाय द क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट। अब देखो यार, ये चीज़ जा रही है इसके साथ वैसे अगर हम देखें इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी इसको हम क्योंकि जो ये सोशल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या नहीं है उसमें आप ढंग से श्योर नहीं हो सकते। आप अगला पढ़ते हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, एक सेकेंड, ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये भी इसके साथ नहीं जा रहा। अब आप इसको पढ़ोगे तो अब इसमें क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब है, इट इज़ अ मेजर मॉनेटरी वैल्यू बता रहा है। तो अब इसके बाद है इंडिविजुअल के द्वारा इसमें क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट ऑन द अर्थ। तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने में जो कॉस्ट लग रही है उस चीज़ को ये बताना चाह रहा है कि सोशल कॉस्ट है। अब सोशल जो है, एक तो सोशल और इंडिविजुअल, इसको सोशल की वजह से इसको इंडिविजुअल की तरह एक एब्सर्ड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब जब आप इसको तीनों को एक साथ फिर से पढ़ोगे, जब आप सबको देख लोगे और आपको पता है कि क्या यूपीएससी की फ़िलॉसफी चलती है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, उसको आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ अपने आप ही बनाई गई है इस चीज़ को लेके, ठीक है। क्लाइमेट रिफ्यूजी, अडेप्ट टू ये वो, और उसके बाद ये इंडिविजुअल पर्सन। बिकॉज इसमें क्या है कि एक दो लॉजिक मेरे दिमाग में थे जिस टाइम पे ये किया था। जैसे इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टू ये वो लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है पढ़ने में और एक सेंस भी बना रही है कि कॉस्ट क्या है, डैमेज। हम नॉर्मली डैमेज को कर सकते हैं कॉस्ट को, और लॉन्ग टर्म कॉस्ट किसको दे रही है, पूरी सोसाइटी को। कौन दे रहा है, CO2 एमिशन पर टर्म ये, और मॉनेटरी वैल्यू किसकी ले रहे हो, पर टन एमिशन की। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। जबकि ये जो दो हैं, एफर्ट्स, अब एफर्ट्स को मॉनेटरी वैल्यू में एफर्ट्स को दे रहे हो क्लाइमेट रिफ्यूजी का, बहुत एब्सर्ड स्टेटमेंट जा रहे हैं। प्लस में फिर इसको देख रहे हो, इसको पढ़ो ना, इसके साथ जानी चाहिए। इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टू द कार्बन फुटप्रिंट इन द प्लैनेट। अब ये चीज़ें कंट्रीब्यूशन है, और कोस्ट में आपको डैमेज के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। कोस्ट जो चीज़ है, आपको ये कोस्ट चीज़ कर गई तो डैमेज कर गई, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, तो आपको डायरेक्टली कोस्ट बता रहा है ये। बी और डी ऑप्शन डायरेक्टली कोस्ट बता रहा है जो कि बनाए गए हैं ताकि आप टिक करो। ओके, ठीक है, इसका ये आंसर है। उसके बाद क्या है, 26 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। अब इसको नहीं पढ़ोगे, अभी आप इसको नहीं पढ़ोगे, आप इनमें से पढ़ोगे। तो आपको किस में लाना है, ए और सी में से लाना है। कौन सा केस है ये, सेकंड केस है। अब ए और सी में से लाना है, ओके। तो आप पढ़ोगे इसको। विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी। आप लेमन हो, आपको पता है कि आपका ऑब्जर्विंग नेचर, आपको पता है कि चीज़ें, एक तो कैन भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा खरीफ एंड रबी। अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा कि सी, अब यहाँ पे लेमन का जो है वो कंसेप्ट चलता है नहीं चलता, बट अगर आपने ज्योग्राफी हल्की सी पढ़ी है तो आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में होता है वो साउथ इंडिया में रबी में भी हो सकता है, खरीफ में भी हो सकता है। यहाँ पे तो मिक्स चलता है, बिकॉज ये जो चीज़ है रबी एंड खरीफ, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मैटर है। साउथ इंडिया में जो टेम्परेचर रहता है नॉर्थ और मतलब विंटर एंड समर का, रबी एंड खरीफ का नॉर्मली सेम सा ही रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं। यहाँ बहुत वेरिएशन रहती है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है, यहाँ कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये किस चीज़ रीज़न की बात कर रहा है। तो इसमें कैन भी है, तो कैन भी, यस कैन भी कैसे, जब नॉर्थ इंडिया में खरीफ चल रहा होगा तो साउथ इंडिया में रबी की क्रॉप या खरीफ की क्रॉप में भी हो सकता है। प्लस में आपको ये भी पता है कि जो पल्सेस होती है वो दोनों खरीफ एंड रबी दोनों में उग जाती है, तो कैन बी के साथ जा सकता है। तो बहुत लिबरल स्टेटमेंट है, तो वन ठीक होने के चांसेस हैं। अभी आप क्या करोगे, इसको हल्का सा टिक करोगे, वन को हल्का सा टिक मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बी पढ़ोगे, अभी आपने कुछ नहीं किया, आप उसके बाद सेकेंड पढ़ते हो। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ, एक तो नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए चाहिए नॉलेज। अब मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, अभी इसको छोड़ो क्योंकि नॉलेज चाहिए थोड़ी सी। एक तो ग्रीन ग्राम कौन सी होती है, मूंग की दाल होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसके हिंदी को देखो, हिंदी भी आपको ही पढ़ सकते हो ना, साइड में लिखा होता है हिंदी, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी के मूंग की दाल होती है। मूंग की दाल क्या हाफ करती है,
उसमें, ठीक है। ये जानने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, कहीं पे आपको कुछ इमेजिनेशन चाहिए, वहाँ पे क्या होता है कि आपका ना ऐसे ग्राफ भी बन सकता होता है, ठीक है, कि कौन सी कितनी है। तो 50% से ऊपर या 50% के लिए ऐसे एक बड़ी सी बनी होगी। या क्या मूंग की दाल है, अभी पता नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द लास्ट 3 डेकेड्स वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेज हैज़ डिक्रीज्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि खरीफ की बढ़ रही है और रबी की घट रही है, या तो दोनों की बढ़ रही है या दोनों की घट रही है। और मेरी नॉलेज के हिसाब से ये दोनों की बड़ी ही है, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है पल्सेज में। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो इतना अगर आपको पता है तो ये डिक्रीज़ नहीं हो सकती, या दोनों साथ ही चलेंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट को मैं हटाऊंगा। थर्ड स्टेटमेंट को मैंने हटाया, सी नॉलेज लग रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लॉजिक लेमैन की तरह, बट फिर भी मैंने जो पेपर में किया, आपने क्या किया, थर्ड को हटाया, फिर इसमें से ही आंसर है। और फर्स्ट आप पता ही चुके थे। सेकंड आपको हल्का फुल्का रोंग लग रहा था, बिकॉज 50% नहीं है, इससे कम है, कोई 35 या 40 के अराउंड होता है। एक बड़ा, सबसे बड़ा यही आता है चार्ट में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा रहता है। तो ये वाली चीज़ इसके साथ थी, तो हल्का फुल्का गलत कर सकते, क्योंकि ये तो सही है ना, तो आप 1 को लगाओगे इसके अंदर, ठीक है। आपको चूज़ करना था 1 और 2 में से, 1 और 2 में से चूज़ करा, 3 आप हटा चुके हैं। तो इनमें से आप कौन सा चूज़ करोगे, ये करोगे कि भाई 50% है या नहीं है, क्या पता 40 हो जाए, 45 हो जाए, 35 हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो पता ही है ना, खरीफ में और रबी में हो सकती है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। मैंने क्या किया इसमें, फिर भी मैंने हैश में किया ये बाद में लगाने के लिए, और उसमें पीछे लिख दिया ए, तो ए लगा दिया था बाद में, ठीक हो गया। इसके बाद 27th क्वेश्चन, द क्रॉप, इसके बाद क्या है, द क्रॉप इन सब ट्रॉपिकल, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रोस्ट इज इंजूरियस टू इट, ठीक है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री, फ्रोस्ट, ये पता है क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रोस्ट फ्री सब ट्रॉपिकल, 50 to 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए होगी रेनफॉल, लाइट वेल ड्रेन्ड सोयल, रिटेनिंग मॉइस्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको ये धीरे धीरे पता चल जाएगा किसकी बात चल रही है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले क्या एलिमिनेट होगा, जूट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला गया है, 60 to 100 सेंटीमीटर। जूट जहाँ होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको, तो ये हटा। टी को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बट उसके अंदर वो स्लोप्स में होता है ताकि रुके भी ना, तो ये हटा, 2 हटे। उसके बाद शुगर केन और कॉटन। आपको जब भी आप थोड़ा सा सॉइल्स के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, आपको पता है रिटेनिंग मॉइस्चर में कौन सी सॉइल होती है, रेगुड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल डायरेक्टली रिलेटेड कॉटन है, सीधा टिक करोगे। फिर आप ये भी चेक करोगे सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हाँ है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। उसके बाद 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए। और फ्रोस्ट कहाँ पे होती है इंडिया में, अगर इंडिया का मैप करते हो आप, फ्रोस्ट ज़्यादातर इस एरिया में रहती है, यहाँ पे फ्रोस्ट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। और यहाँ ये किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कॉटन के साथ फ्रोस्ट। और जो यहाँ पे चलो मान लिया हमने शुगर केन भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी शुगर केन होता है, फ्रोस्ट फ्री यहाँ पे रह नहीं सकता, तो लेकिन शुगर केन तो है ना उत्तर प्रदेश हरियाणा के आसपास। ओके, तो ये चला जाएगा, ठीक है। नॉलेज लग रही है, बट हाँ लेमन थोड़ा सा एग्रीकल्चर में भी हो सकता है ना, थोड़ा बहुत देख सकता है, ठीक है। इस चीज़ को कर दिया, लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा नॉलेज भी यूज़ हुई है। ओके, 28th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप, विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी, अब इसमें क्या करना है आपको, ये है किसका क्वेश्चन है, सोलर वाटर पंप, तो साइंस के आसपास का क्वेश्चन है या एग्रीकल्चर का, क्या लिंकिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों में से आंसर लाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ना एक स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश करनी है। आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, द सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप। बहुत एब्सर्ड स्टेटमेंट है, सोलर पावर से पता नहीं क्या क्या हो जाता है, समर्सिबल पंप को क्यों नहीं कर सकते बहुत। और जो क्या करते हैं सरफेस पंप जो होते हैं वो तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर आप थोड़ी सी इसमें इंजीनियरिंग भी लगाओ, वैसे ये लेमन को, मेरे को लेमन बन के कराना है, तो उस चीज़ में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग नहीं लगानी। बट फिर भी जो लोग इंजीनियर, आपको पता होगा कि सरफेस पंप ज़्यादातर वहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जब पंप लगा दिया तो इसके नीचे वाटर लेवल ज़्यादा नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा वाटर लेवल यहाँ से ही होएगा, बिल्कुल पास होगा, या तो कोई नहर से ले जानी है चीज़ें, या फिर बिल्कुल पास होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एक बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन रेट, बोलते हैं इस चीज़ को, नेट पॉजिटिव सक्शन रेट, वो सिर्फ 10 मीटर से नीचे नहीं जा सकता, वो भी आइडियली,
और अगर हम इसको फ्रिक्शन विक्शन जोड़ देते हैं तो 5 से 6 मीटर से नीचे से ऊपर आप पंप को नहीं रख सकते, कितना भी प्रेशर वाला पंप हो, कितना भी प्रेशर वाला पंप हो। हाँ, इससे ऊपर कितना भी ले जाओ, इसलिए क्या होता है सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट एक पंप का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ इसको करते हैं, सबमर्सिबल पंप को भी करते हैं। बिकॉज अभी जो ये कि कहाँ से आया, कुसुम स्कीम जो है, कुसुम स्कीम का है, आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये सोलर वाटर पंप्स यूज़ कर रहे हैं। और दोनों पंप कर सकते हैं, जहाँ नहरें पास में वहाँ ये, जहाँ पे वाटर नीचे से निकालना वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये सबमर्सिबल पंप। वरना फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का। और सोलर पावर पावरफुल पावर है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक बार प्रोड्यूस होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी एक बार प्रोड्यूस हो गई और स्टोर हो गई, उसके बाद आप किसी चीज़ को चलाओ, वर्क तो उतना ही लेगा वो। इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। आप थोड़ा ये बड़ा लगा दो, ये बड़ी बैटरी ले लो और चला दोगे, कैन भी लिखा है तो हो सकता है ना। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन। आंसर बिल्कुल ये गलत है इसका क्वेश्चन का, ये वाला स्टेटमेंट। फिर आगे ये भी देखना करो, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। ये भी एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है। सी, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने बना दी, उसको आप कुछ भी चलाओ, आप 2 बैटरी लगा दो, कुछ भी चलाओ यार, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो चला दो, ऐसा नहीं कुछ भी चलाओ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता। तो ये नोट वाली स्टेटमेंट अब्सर्ड है, सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना यार। इसको आप फिर गलत करके आए तो थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे रहे क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ठीक है। जिन्होंने पेपर दिया है तो डी आंसर आएगा इसका, और जिन्होंने दे दिया वो ध्यान दो कि बहुत आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए इसमें, जस्ट एक कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई बुकिश लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखो 29th क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था इस पर जो लास्ट वीडियो में कि ये वाला डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया, ये किसका, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर जो भी है। आपने ये देखा 4 स्टेटमेंट का है, उसके बाद इसमें से लाना है, कौन सी स्टेटमेंट डालनी है, बी वाली स्टेटमेंट डालनी है, क्योंकि सबसे मिनिमम ये है। उसके बाद क्या आती है, सी और ए आती है, सबसे लास्ट में ये आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है। मिनिमाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अब क्वेश्चन को पढ़ोगे, बी लाने के लिए थर्ड को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, फर्स्ट को पढ़ते हो। फर्स्ट क्या होता है, स्टेटमेंट मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन होता है। ये जो चीज़ है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ज़्यादातर क्या होता है, ठीक ही रहता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में क्या ही चेंज करेंगे, और आपको ट्वीक ढूंढना है ऐसे क्वेश्चन में कि ट्वीक दे रखा है, वो देखना है। फिर उसके बाद क्या है, 29 क्वेश्चन में अंदर आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को कि अ सब्सटेंशियल सेविंग, अब क्या बोला इसने, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट बोला है, अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द सीड मटीरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग। ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बड चिप सेटलिंग आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड। कुछ चीज़ इसने कहीं से कॉपी कर ली और बता दी है, तो इसमें कहाँ पे क्या हो सकती है, आप इसमें ट्वीक कहाँ देख सकते हो। एक तो इसने बताया बड चिप सेटलिंग है, एक डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को। इसने बोला सेविंग हो जाती है, क्या करके, नर्सरी से ला के ट्रांसप्लांट करके। आपको पता है कि चीज़ें, जब आप नर्सरी से कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करते हो तो इस चीज़ में आपकी सेविंग होती है। जनरली भी राइस को करते हो, बहुत सारी चीज़ों को करते हो, जनरली इस चीज़ में सेविंग होती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि ये चीज़ बडिंग सेट में होती है नहीं होती, बट जनरली तो होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इसके अंदर कम उसमें होते हैं, उसके बाद जाते हैं, इसको स्पेस मिलता है, इसके बर्ड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, बर्ड्स इसमें ग्रो करेंगे और उसको जब स्पेस मिलेगा, यहाँ स्पेस नहीं मिलता। अगर आप डायरेक्टली शो करते तो बर्ड्स को स्पेस नहीं मिलता। जो भी चीज़ है एक होती है, शुगर केन में, राइस में, इन चीज़ों में होती है। ठीक है, इसको ठीक हल्का सा ठीक करोगे। लेमन की टर्म में पता नहीं मुझे ठीक कर सकते नहीं सकते, बट ये लॉजिक है इसके अंदर। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे इस पर आना है आंसर पे। आप सेकंड पढ़ते हो, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग, आपने देखा वन ठीक, वन ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर लग रहा है। अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, सेकंड को पढ़ो। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडिड सेट एज कंपेयर टू, एक तो हो गया इसने बोला है सिंगल बडिड एज कंपेयर टू द सेट्स विद मैनी बडी। आपको नहीं पता है कि सेट्स की किसकी बात कर रहा है, बट कुछ ऐसा है कि जो शुगर केन के अंदर होती है ना चीज़ें, कि ऐसे शुगर केन उग रहा है, जैसे बैम्बू भी उगता है, जो कलम होती है, ठीक है, कलम जो बैम्बू की ना गुच्छा सा होता है, इसको कलम बोलते हैं, और काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं इसकी चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है, तो ये बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट प्लांटिंग अगर सेट्स की करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होती है सिंगल बर्ड में, सिंगल बर्ड में बेटर होती है। और उसमें इसके बाद बोल रहा है, इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द लार्ज सेट्स। ये बोला इसने, कोई बात नहीं, बोल दिया इसने। अब क्या हो रहा है कि ये दो स्टेटमेंट जो है, ये दो स्टेटमेंट है इसने, जो आपको कुछ नहीं पता इसका, आपको लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फॉरेस्ट की सर्विस की आपको कट ऑफ करनी है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, शुगर केन कैन, आपको तो
लो हैंगिंग फ्रूट्स पे भी जाना है ना। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। आप जब भी टिश्यू कल्चर का और एग्रीकल्चर का पढ़ते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए, तो आपको पता है कि टिश्यू कल्चर से, एक तो टिश्यू कल्चर से बहुत कुछ हो जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये कैन भी आ गया, बहुत लिबरल टर्म है और हो सकता है, और आप पढ़ते हो इस चीज़ को कि टिश्यू कल्चर से शुगर केन होता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप फोर्थ को ठीक करोगे। तो फोर इन दोनों में है, तो इन दोनों में से ही आंसर है, ठीक है। अब आपको ये जानना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि या तो 1 है या 2 एंड 3 है। अगर आपको पता है कि ज़्यादातर जो इंट्रोडक्शन है उसमें ट्वीक नहीं होते, और आप इसको देखते हुए चीज़ें एक लॉजिक के साथ जा रही है, क्योंकि नर्सरी जब आप जाते हो तो सेविंग होती है, कहाँ राइस में आपने देखी है तो इसमें भी देखी है ना, ठीक है। तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको ये देखना है कि इन दोनों को भी गलत करना है। आपको यूपीएससी का पता है ट्वीक होता है, चीज़ों को ट्वीक करती है, बड़े बड़े स्टेट के अंदर तो कुछ न कुछ स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वो चेंज कर देगी। आपको चेंज देखना है, आप फिर से स्टेटमेंट को पढ़ोगे। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंट इज बेटर विद सिंगल बडिड सेट्स एज कंपेयर टू द सेट्स विद मैनी बडिड। अब क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तो ये क्या ट्वीक कर सकता है कि भाई नहीं, मैनी बडिड वाले में ज़्यादा जर्मिनेशन होती है सिंगल बडिड में, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो एक ट्वीक ये हो सकता है। फिर उसके बाद इफ अ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडिड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द लार्ज। इसमें भी अब एक बात हो, बैड वेदर है, बैड वेदर है, कुछ सेट्स की बात चल रही है, सेट्स में क्या होगा, कुछ गुच्छा होगा किसी चीज़ का। अब ये सिंगल सिंगल बडिड अगर है उसमें एक होगा और ये गुच्छा होगा। अगर बैड बेटर है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये बेटर है ये बेटर है, ये वाला बेटर है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडिड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल। नहीं, ये नहीं होगा ना, ये तोड़ उड़ के उखाड़ देगा इस चीज़ को। तो आपका लॉजिक क्या जा रहा है, ये नहीं होगा। और ऊपर से क्या है कि इसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, इसमें एक्सचेंज कर दिया तो इसमें भी एक्सचेंज कर सकता है। और अगर आपको पता है कि इसका अभी तक नहीं पता चला, थर्ड को हटाओगे, थर्ड को हटाओगे तो ये स्टेटमेंट गई, तो सी आंसर आ गया, ठीक है। और थर्ड अगर ठीक है, थर्ड अगर ठीक है और फोर्थ अगर ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका ए ही आंसर, सी ही आंसर है, ओके। ये लॉजिक लगाना। उसके बाद क्या है, 30th क्वेश्चन, जो आप मन बनाओगे अटेम्प्ट करने का, हो जाएगा अटेम्प्ट। ढूंढो उस चीज़ को जो लो हैंगिंग फ्रूट है इसके अंदर, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, उसको उसको बहुत सारी चीज़ें ट्वीक करनी पड़ती है, ये जानना पड़ता है कि कैसे बंदे कर देगा नहीं कर देंगे। तो जब ये ऑप्शन बनाता है इसमें वो फंस जाता है, बहुत बार बनाएगा वो अच्छा क्वेश्चन, ऐसे इतना टफ बन सकता था ना इसमें क्वेश्चन, बट जब ये ऑप्शन बनाता है कि जनरल वे में बनाते हैं ना, वो जर्नलिस्ट लोग हैं, वो इतना नहीं जानता कि ऑप्शन में क्या अरेंजमेंट करके लोग जान देंगे। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो सकता था अगर इसका ऑप्शन ढंग से अरेंज होते तो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 30th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, हमको क्या लाना है, इन दोनों में से लाना है, 3 एंड 4 में से, क्योंकि मिनिमम यही है। वैसे ही वो वाला सेट पैटर्न नहीं है, बट फिर भी वैसा सा लग रहा है तो मिनिमाइजेशन से जाना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको 3 और 4 लाना है, आपको 3 और 4 लाना है। तो सबसे पहले आप 3 पढ़ोगे, टेंसियोमीटर यूज़, नहीं पता क्या है टेंसियोमीटर, फिर आप इसकी क्या देखोगे, इसकी हिंदी देखोगे, हिंदी पता है, नहीं पता होगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो आप इसको अभी इग्नोर करोगे, ठीक है। आप 4th पढ़ोगे, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग होने के चांसेस हैं, वर्टिकल फार्मिंग आप ये कहा इको फ्रेंडली, वर्टिकल फार्मिंग हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, कोई भी चीज़ अगर वर्टिकल है, दूसरी फार्मिंग क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब क्या हो रहा होगा इससे, आप नॉर्मल फार्मिंग क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल करते हो ना, नॉर्मल फार्मिंग कौन सी, हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको वर्टिकल करोगे, वर्टिकल करोगे, एक के ऊपर एक करोगे, तो इको फ्रेंडली होगी, होगी, बिकॉज क्या होता है, आप इससे फॉरेस्ट को डिग्रेड नहीं करोगे, काट काट के अपने एरिया नहीं बढ़ाओगे। इसमें क्या, एक के ऊपर एक करके जो भी इसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स वोनिक्स जो भी आपको यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी, वो करके आप कर सकते हो। और हाँ, इसी पेपर, सेम पेपर के अंदर एक बायोचार का क्वेश्चन भी आया था, तो वो इसके साथ जा रहा था। अगर आपने अभी टिक नहीं किया तो आप देखोगे यार वर्टिकल फार्मिंग उधर भी है, तो वो वाला ऑप्शन करके कर सकते हो, अगर आपने उसको ऐसे वाले में रखा है तो। कनेक्टेड लोग हैं, एक ही बंदा पेपर बना रहा है, इसको ध्यान रखना, एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, वर्टिकल फार्मिंग है। अब आप ऑप्शन को देख रहे हो तो 4th तो है, 4th तो है, तो आप अभी भी इसमें हो कि क्या है, 4th है और ये है, ठीक है। अब आप एलिमिनेशन करना चाहोगे, अगर एक भी आंसर हुआ इनके अंदर से तो आपका डी आंसर आ जाएगा। आपने देखा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहले तो आपको यही टिक करना है, क्योंकि इको फ्रेंडली है ये। अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, इंटरक्रॉपिंग करते हो, तो आपको पता है कि इको फ्रेंडली है, कि आपने लगा दिया पल्सेस लगा दिया, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग और भी चीज़ें होती है कि आप बाद में करते हो, जैसे एक बार वो कर दिया,
क्या कहते हैं, वीट वगैरह कर दिया, फिर उसके बाद वो कर दिया पल्सेस, या फिर साथ में बना दिया कुछ कुछ वेजिटेबल के साथ या जो भी चीज़ है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल हेल्थ के लिए तो इको फ्रेंडली है। तो 1 और 4 किस में है, डी में, सीधा आंसर लगाओ। अब पढ़ भी लो इसको यार, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम अच्छी चीज़ है, प्रोटीन को बुलाती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने का मेन यही है क्योंकि लेग्यूम आपकी उसमें क्रॉप के अंदर एंटर करता है, वरना 2 टाइप की क्रॉप आप करोगे डाइवर्सिफाई नहीं होगी ना। अगर आप स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली क्रॉप करोगे, प्रोटीन वाली नहीं करोगे, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो 1 और 2 साथ में जा रहे हैं, 1 और 2 साथ में जा रहे हैं। और ये आंसर आ चुका था। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे ये ना पता हो, ये ना पता हो। अगर ये विजनाइज हम जैसे बंदे बनाते ना इस चीज़ को कि ये इंट्रोड्यूस किया, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन बनाते कि ये हर एक में जाता, फिर आपको लगता यार ये पता था नहीं पता था, फिर उससे आंसर आता। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं किया। यूपीएससी पे विश्वास रखो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है आप आ जाओगे पेपर के अंदर। नहीं आओगे तो दुनिया फिर कट ऑफ आएगी ना नीचे, अगर नहीं आ पाओगे तो। ठीक है, उसके बाद है 31st क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को, अभी 40 मिनट हो चुके हैं, करते हैं इसको, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। उसके बाद ये है विद रेफरेंस टू द FDI इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आपने स्टेटमेंट पढ़ी, ए इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ये क्या होता है, FDI होता है? नहीं होता। FDI में कैपिटल आती है और कुछ बनाती है उस चीज़ को। अगर आपको बेसिक, क्योंकि FDI एक थीम है, FDI FPI ये थीम है, और BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट ये थीम है, ये आती ही आती हैं, बहुत बार आई, बहुत बार। तो आपको पता है इसकी बेसिक डेफिनेशन पता है, लेकिन लेमन जा बंदे को भी पता होगा इस चीज़ का। जो यूपीएससी लेमन, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये लेमन वो है जिसने यूपीएससी की जस्ट एक बेसिक रीडिंग की है सिलेबस की, बेसिक बुक्स में से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की है। ठीक है, तो वो लेमन है ये, उसको पता है कि ये चीज़ स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट फिर भी पढ़ो। इन द इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग होती है इसके अंदर? नहीं होती। ठीक है, और इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII तो अलग ही होगी ना, अगर FII अलग नहीं होती, नाम क्यों अलग देते और अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो FDI ही पूछा है, ये तो सबसे पहले हटेगी डी। आपको इन दोनों में से चूज़ करना था, B और C में से। आपको ये पता है कि इट इज़ द लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, ये चीज़ होती है, डेट नहीं होता है इसके अंदर क्योंकि। ठीक है, तो B आंसर है इसका। फिर उसके बाद 32 आते हैं, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक तो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से ये 3 को ठीक करना था। ठीक है, 3 को ठीक कर, मिनिमाइजेशन से, ये कोई पैटर्न नहीं अपना, मिनिमाइजेशन से करना था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है। 3 को ठीक करने के लिए 3 स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेस हैं किससे, इंपोर्ट से। अब ये स्टेटमेंट अगर आप BOP पढ़ते, मैंने अभी बोला BOP, मुझे नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन BOP आ जाएगा, ये थीम है यार, और ये BOP की ही थीम है, BOP से ही आया है। ठीक है, बहुत बार ये BOP से आना ही आना है, 2021 में भी आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये BOP का क्वेश्चन है, और आप अगर BOP को थोड़ा सा भी जानते तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पढ़ते हो, इंडियाज़ इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन लास्ट ईयर, इन रिसेंट ईयर, सॉरी रिसेंट ईयर्स में इंपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर ये सब चीज़ें हैं, ये डिक्रीज़ हुआ है, अभी देखते हैं, कोई नहीं, आपको ये नहीं पता, फिर मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद क्या है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इम्पोर्ट ऑफ, ये बहुत बेसिक है, इंडिया में सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर आपने BOP पढ़ा है, ये थीम बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3 भी सही है, 3 सही है, तो अभी ये चल रहा है इसमें, और आपको 1 भी पता है, तो 1 और 3 किस में है, D में। आंसर आ चुका है, अभी तक आंसर आ चुका है, बट फिर भी आप 4th को पढ़ोगे। इंडिया सफ़र फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट डेफिसिट, ओवरऑल ट्रेड करंट डेफिसिट, ओवरऑल ट्रेड करंट डेफिसिट। ठीक है, तो इंडिया में करंट डेफिसिट था। एक्चुअली में क्या है कि जब ये बना था क्वेश्चन पेपर, तो कुछ लोगों को ये भी डाउट रह गया कि जो 4th स्टेटमेंट है वो उन्होंने गलत कर दी, बिकॉज उन्होंने कुछ जनवरी में कुछ न्यूज़ पढ़ ली होगी, तो इंडिया का डेफिसिट जो है वो सफ़र फ्रॉम एन डेफिसिट नहीं हुआ, वो ऊपर जा चुका है उससे, कि हम जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि जनरली इंडिया में ये डेफिसिट ही है। ठीक है,
तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप फोर्थ को अगर हटाते हो तो 1 और 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये इन जनरल इंडिया में यही रहता है। वो आप ये नहीं देखोगे कि किसी क्वार्टर का क्या आ गया, अब इन एक साल का देखोगे और डिफरेंट साल से कंपेयर करोगे इस चीज़ को। तो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 होगा, बिकॉज आपने ये हटा दिया सेकंड को क्यों हटाया है? इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज। ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। रिसेंट ईयर बोला है ना, कोरोना से पहले की बात चल रही है। कोरोना ने ठीक है चेंजेस किए, बट ऐसा नहीं किया कि इंपोर्ट तो और भी बढ़ाएगा, लेकिन कितना बढ़ाएगा घटाएगा, क्योंकि ट्रेड कम ही हुआ है नॉर्मली। बट होता क्या है कि इसमें क्या है कि जब आप एक डेवलपिंग नेशन है इंडिया जैसा, उसमें आप रिसेंट ईयर में इन चीज़ों को घटा दोगे इंपोर्ट से, तो आपका वैसे भी CAD प्लस में आ जाएगा। और इंडिया का ये जो स्टेटमेंट है ये साथ साथ नहीं जा रही, बिकॉज क्या है, इम्पोर्ट अगर ये कर रहे हो तो COD बढ़ना चाहिए और ये हटना चाहिए। तो जहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पे फोर्थ नहीं होनी चाहिए, आपने फोर्थ, हाँ फोर्थ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड नहीं है, फोर्थ है, और आपकी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसलिए आपका ये आएगा, ठीक है। और वैसे यार ये नॉलेज का ही है कि इंपोर्ट जो है इंडिया में ये घटना नहीं है, ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से भी आती है ना चीज़ें, बट फिर भी इस चीज़ में ये लॉजिक लगेगा। ओके, अब इसके बाद क्या है कि 33rd, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये किसके लिए होता है? जो न्यूज़ पढ़ता है उसको पता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, सबको पता है क्रूड ऑयल होता है, न्यूज़ में आती रहती है इस चीज़ को। जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को क्रूड ऑयल बोलते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ब्रंट, जो कुछ ऐसा होता है, ब्लंट या ब्रंट कुछ करके चीज़ होती हैं जो लंदन में यूज़ होती हैं, वो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। अब ये कैसे पता चलेगा, ऐसी चीज़ें कैसे करनी है? आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बैरल है ना, बैरल वो किसके लिए यूज़ होता है? बैरल था, ब्रंट नहीं था, सॉरी, बैरल जो है किसके लिए, वो क्रूड ऑयल के लिए। तो आप जब बैरल को सर्च करोगे और थोड़ा और देखोगे कि और कौन सी टर्म्स हैं जो क्रूड ऑयल के लिए होते हैं, तो उसमें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, बिकॉज ये बैरल जो है शायद यूके के उधर यूज़ होता है, मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ये चीज़ वो है। और ये जब आप चीज़ें पढ़ते हो थीम एनालाइज करके, आपको पता होगा कि ये कभी भी आप पूछ सकते थे, क्योंकि UPSC किसी और एग्जाम में कुछ पूछ चुकी है, तो क्या पता डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। और ये न्यूज़ में भी रहता है, न्यूज़पेपर अगर आप हल्का पढ़ते हो तो विजिलेंट आपका वो है, ऑब्जर्विंग नेचर है, तो क्या है ये इंटरमीडिएट क्या है, आप सीधा पढ़ोगे क्रूड ऑयल है, तो ए आंसर लगाओगे। चलो यार, इसका ये अभी 33rd क्वेश्चन तक अपना हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।